हे एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट गॉस लॉ और उसके बाद हम उसका प्रूफ करेंगे। तो गॉस लॉ हमारे पास क्या बताता है मेनली? गॉस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, लाइक दिस इज़ अ स्फीयर, और इसके अंदर हमने जैसे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है या कोई भी क्यू चार्ज है, तो गॉस लॉ कहता है कि इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। So Gauss law says that the flux coming out of this closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge trapped in this closed surface. Gauss law कहता है कि इस closed surface में से जितना चार्ज बाहर आएगा वो होगा 1 by epsilon naught टाइम्स जितना चार्ज इस closed surface के अंदर trapped है। सिर्फ इतना सा है Gauss law। अब इसके हम ऑफिशियल लैंग्वेज में डेफिनेशन देखते हैं। So according to Gauss law, the total electric flux passing over a closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times of the total charge inside the surface. That is phi net, phi का मतलब है flux इक्वल्स टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब है ये क्लोज्ड सरफेस पे, ठीक है, इसलिए ये सर्कल लगाते हैं, इसका मतलब यही होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल। अब क्योंकि यहाँ डी एस है इसलिए इसको क्लोज लाइन इंटीग्रल नहीं कहते हैं, इसको क्लोज सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। अगर इसको हम खोल के लिखेंगे ना तो ये डबल इंटीग्रल होता है बेसिकली 2 डायमेंशन पे, बट ये हायर क्लासेस की चीज़ है, इसको अभी छोड़ दो। तो ये है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू क्यू इन, दैट इज चार्ज ट्रैप्ड इनसाइड दिस स्फीयर। जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फाइनल बन जाता है कि देयरफॉर फाई नेट इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ की एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब हम प्रूफ डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के लिए। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक स्फीयर ले लो और स्फीयर के अंदर हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो बेसिकली निकालना क्या है हमको कि इस सरफेस के बाहर कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एक छोटा सा सरफेस लेट कर लेंगे, हम ये छोटा सा सरफेस काट लेंगे। अब इस सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। जैसे 3D सरफेस होते हैं ना, जैसे ये स्फीयर है, ये कोई स्फीयर है, तो इस पे हर एक पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा ना वो बाहर की तरफ होता है। ऐसे को इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे होता है, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर इस तरह से होता है। और जो 2D सरफेसेस होते हैं लाइक अ शीट, अगर ये कोई शीट है तो इस पे एरिया वेक्टर जो पॉसिबल होता है ना वो सरफेस के ऊपर भी और नीचे भी पॉसिबल होता है, दोनों तरफ पॉसिबल होता है। 3D सरफेस में एक कंडीशन होती है कि जो एरिया वेक्टर होता है ना वो हमने बाहर की तरफ ही लेना होता है, ठीक है। तो इस छोटे से सरफेस का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा बाहर की तरफ, और क्योंकि छोटा सा सरफेस लिया मैंने इसलिए उसको डिनोट करूँगा मैं उसके एरिया वेक्टर को डी एस वेक्टर से, ठीक है। अगर मैंने इस वेक्टर फॉर्म को खोल के लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा डी एस इंटू एन कैप। डी एस हो गया इसका मैग्नीट्यूड और एन कैप हो गया इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि क्यू चार्ज मैंने अंदर रखा हुआ है, मान लो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो बाहर की तरफ होगी। तो या इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब वो भी बाहर की तरफ होगी, ई वेक्टर, ठीक है। अब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। हर एक पॉइंट पे देखोगे तो ई वेक्टर और डी एस की सेम ही डायरेक्शन होगी। यहाँ पे भी जो डी एस वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव क्यू से अवे की तरफ भागती है, मतलब रेडियली आउटवर्ड होती है, जैसे इस तरफ से रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर का सेम एंगल होता है, ठीक है। हमको बेसिकली करना क्या है, पहले इस स्मॉल सरफेस में से हम फ्लक्स निकाल लेंगे कितना बाहर निकल रहा है और उसको पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे पूरे सरफेस के लिए, ठीक है। तो निकालना क्या है, डी फाई ई, दैट इज फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्मॉल सरफेस है इसलिए मैंने डी लगा दिया यहाँ पे, डी फाई। तो वो होगा क्या, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आपको पता है फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस वेक्टर या ई डॉट ए वेक्टर कह लो। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ये लिया हुआ है स्मॉल सरफेस लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे डी एस वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो ये निकालने के बाद हम करेंगे क्या, जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि क्लोज सरफेस है, क्लोज लाइन इंटीग्रेट ऑफ दिस डी फाई ई, ठीक है। तो मेन फोकस रहेगा हमारा इस डी फाई ई को निकालने पे। तो डी फाई ई के लिए चाहिए पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम डी एस वेक्टर को पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे निकालते हैं, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमको बेसिकली वो निकालना है। मान लो ये डिस्टेंस आर है, ये रेडियस आर है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो निकालनी है। अब आपने पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू, दैट इज जो हमारा सोर्स चार्ज है इसमें से चार्ज निकल रहा है, सॉरी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है, तो ये वाला सोर्स चार्ज हुआ के क्यू डिवाइड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए हमें इसको मैग्नीट्यूड तो लिख दिया बट इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहाँ है, बाहर की तरफ है, जिस तरफ हमारा रेडियस वेक्टर है, तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दूंगा आर कैप से, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा रेडियस वेक्टर है उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। तो आर कैप हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसको मैं ऊपर पुट कर दूंगा तो मेरा डी फाई ई आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और साथ में मेरा डी एस वेक्टर, और डी एस को मैंने कैसे लिखा था, डी एस इंटू एन कैप। अब मैं इसको डॉट करके लिख दूंगा क्योंकि ई डॉट डी एस है, इसको मैंने पहले लिख दूंगा इसको एन कैप को इंटू डी एस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब
आर कैप और एन कैप देखो कैसे होता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम आई कैप देते हैं डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है तो हम आई कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है, इससे स्पेसिफाई करते हैं। अब यूनिट वेक्टर का खुद के साथ आपने मतलब आई कैप का खुद के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, कैसे लिखते हैं, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज। अब यहीं पे एक और आई वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 0 होता है 1, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये बेसिकली 1 ही आता है। वैसे ही यहाँ पे आर कैप और एन कैप सेम ही डायरेक्शन है, देखो आर कैप की ये डायरेक्शन है और एन कैप भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसको पुट कर देंगे 1, ये चीज़ हो जाएगी 1। तो ये पूरा बन गया डी फाई ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्मॉल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्मॉल सरफेस। अब क्या करेंगे, फाई टोटल निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई ई, सो ई टोटल इज इक्वल्स टू क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस। देखो अब एक चीज़ को ध्यान देना कि ये चीज़ क्या थी हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पूरे सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, क्योंकि पूरा जो सरफेस है वो आर डिस्टेंस पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो अगर आर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसमें वेरिएबल कौन से थे, एक क्यू था और एक आर जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट आर क्योंकि इस स्फीयर की बात कर रहे हैं तो आर तो कांस्टेंट होगा ऑब्वियसली, आर तो बढ़ नहीं रहा, तो मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखते हैं तो आर की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे देखेंगे तब भी आर सेम रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मतलब क्यू भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को पूरी को बाहर ले सकते हैं। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, अंदर बचेगा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब डी एस का मतलब है, डी एस है इस स्मॉल सरफेस का एरिया, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं मतलब इस पूरे सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, ठीक है। के को खोल के लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारे पास आ गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारे पास गॉस लॉ कहता था। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम, फाई टोटल, देखो फाई टोटल क्या होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला स्टेप मैंने इसके बाद थोड़ा चेंज करूँगा इसको, तो फाई टोटल आ गया क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। अब डी फाई ई देखो मैंने स्टार्टिंग में कैसे लिखा था, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से पता लगेगा कि ये ई डॉट डी एस कैसे लिखते हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पे हम पुट करेंगे डायरेक्ट इसको, सो डी फाई ई आ गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ये ई वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में डी एस वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में थीटा जो है वो 0 है। अब मैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट खोलूँगा, ई डी एस कॉस थीटा होता है, थीटा यहाँ पे 0 है, कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, सो ई डी एस। अब ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरे सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, तो ई को हम बाहर निकाल लेंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और डी एस के ऊपर इंटीग्रल मतलब इस पूरे सरफेस का कितना सरफेस एरिया, दैट इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई को डाल दो जो हमने यहाँ निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, सो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है, बेसिकली है तो एक ही तरीका है, बट कैसे भी कर सकते हो आप, ई डॉट टी एस लेके कॉस 0 पुट कर लो, या तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही पुट कर लो, दोनों तरीके ठीक है। तो ये है गॉस लॉ का प्रूफ। अब अगर आपको ऑफिशियल नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी थी, यहाँ पे आप पॉज करके नोट्स बना सकते हो या फिर पढ़ सकते हो।